26 जून को हरिद्वार दुबे के निधन के बाद राज्यसभा सांसद की सीट खाली हुई। उस पर बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर दिनेश शर्मा का नामांकन कराया गया और लगभग तय माना जा रहा है कि निर्विरोध चुने जाएंगे। और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में बतौर उप मुख्यमंत्री थे, दूसरे कार्यकाल में उनको जगह नहीं मिली और अब सीधे राज्यसभा सांसद के लिए नामित किए गए हैं। सर, कैसे देखते हैं ये? देखिए, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते देखना नहीं है, करना है। पार्टी के लिए काम करना है और पार्टी में जगह मिलना ये कार्यकर्ता की आकांक्षा नहीं होती है। पार्टी अच्छी तरीके से अपनी पकड़ जनता पे बनाए और प्रदेश और देश में उसकी सरकार बने, ये हर कार्यकर्ता की मनोभावना होती है। कल यानी 8 सितंबर को मुझे राज्यसभा का मनोनयन का चुने जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, लेकिन माननीय जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, उसने दायित्व का परिवर्तन किया है। दायित्व का परिवर्तन ये बीजेपी की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। 1 दर्जन से ऊपर पदों को मैं धारित कर चुका हूं अभी तक। तो मैं कह सकता हूं कि हर नए पद में नई चुनौती और नया काम करने का अवसर होता है। इस समय देश का एक ही लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार चुनकर आवे और इस देश का, राष्ट्र का गौरव बढ़े और जो स्वर्णिम जो यात्रा चल रही है विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को, वो यात्रा की गति और तेज हो। और मैं समझता हूँ कि जो जिस प्रकार से विपक्ष हतोत्साहित होकर, निराश होकर काम कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरा मुकाबला अभी जो घमंडिया जो एक गठबंधन है झूठ का, उसके नेता कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा है कि सनातन को समाप्त करना। अब ऐसा ना हो कि सनातन को समाप्त करते करते उनकी राजनीतिक खेती समाप्त हो जाए। ये कोई उदय है, वो अब उदय नहीं होना उसका, उसकी राजनीतिक जो यात्रा है उसका अस्त होना है। इस प्रकार के बयान देने वालों के बारे में कांग्रेस मौन है, क्योंकि कांग्रेस का ही समर्थन है इनको, ये सपा का समर्थन है इनको। इनके नेता इसमें बयान नहीं देते हैं। पूछो सनातन संस्कृति के बारे में कहने वाले कौन होते हो? दुनिया के किसी भी धर्म के बारे में अगर तुम जरा सी आवाज दे दो तो उसका नतीजा आप जानते हो। लेकिन आप सनातन को जितना मन चाहे गाली दे लो केवल छपने के लिए, ये इच्छा कभी नहीं पूरी होगी। अंग्रेज नहीं खत्म कर पाए, मुगल और तुर्क नहीं खत्म कर पाए, यूनानी नहीं खत्म कर पाए सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को। तो ये उदय की क्या औकात है? उदय की कोई हैसियत नहीं है और ये घमंडिया संगठन की कोई, मैं समझता हूँ, वजूद नहीं है कि सनातन संस्कृति के एक इतना सा भी अंश को वो नष्ट करने का संकल्प पूरा कर पाए। मैं समझता हूँ कि ये देश सभी जाति धर्म का सम्मान करने वाला देश है और यही मोदी जी का विशेषता है जिससे डरे हुए हैं। उन्होंने जितनी योजनाएं चलाई सब गरीब कल्याण योजनाएं चलाई और गरीब कल्याण योजनाओं का आधार एक ही था कि गरीबी की रेखा, उसमें अपर कास्ट नहीं था, उसमें अनुसूचित नहीं था, उसमें पिछड़ा नहीं था, उसमें हिंदू नहीं था, उसमें मुसलमान नहीं था, एक ही आधार था, गरीबी। मकान मिलेंगे, प्रधानमंत्री आवास सबको मिलेंगे, गैस सिलेंडर मिलेंगे सबको मिलेंगे, आयुष्मान भारत में इलाज होगा तो सबका होगा, शौचालय बनेंगे तो सबका होगा, राशन 10 किलो मिलेगा तो सबको मिलेगा। अब यही इनकी चिंता का कारण है। उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ ऐसे जगह पर जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड, जिसको कहना चाहिए अल्पसंख्यक डोमिनेटेड एरिया है, भारी बहुमत से बीजेपी जीत कर आई। यानी गरीब अल्पसंख्यक तबके का विश्वास बीजेपी की तरफ तेजी से बढ़ा है। ये इनकी चिंता का कारण है और वो इसलिए सनातन को गाली दे रहे हैं जिससे जो गरीब तबका, जो जिसको कहते हैं पसमानदा या गरीब जो अल्पसंख्यक है, वो बीजेपी की तरफ कहीं ना मुड़ जाए। ये जाति और धर्म में लड़ाकर ये राजनीति की रोटी जो सेकना चाहते हैं, इनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके साथ मौजूद रहे और पहली सरकार में आपके साथी केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, उस पल को कैसे देखते हैं आप? नहीं, सभी से मेरे प्रगाढ़ संबंध हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य मुझे
जब मैं युवा मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष था 92-93 से, तब से मेरा उनका सानिध्य है। और मैं समझता हूँ सबसे पहले वो बीजेपी के मंच पे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में घुसपैठ के खिलाफ अभियान था, 10,000 से ज़्यादा युवा था। उसमें उन्होंने अपने जीवन का, मैं समझता हूँ राजनीतिक जीवन का, जो एक राजनीतिक दल के मंच पर पहला भाषण दिया था। और केशव जी तो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और विश्व हिंदू परिषद में जब वो काम कर रहे थे तो उस समय मैं मीडिया सेंटर में विश्व संवाद केंद्र में संपादक था, विश्व संवाद पत्रिका का। पाठक जी तो मेरे विश्वविद्यालय काल के छोटे भाई की तरह हैं, और हम लोग साथ साथ छात्र राजनीति में वो थे, और मैं किसी न किसी रूप में उनके साथ में, हम दोनों एक दूसरे के साथ में काम करते रहे एक पारिवारिक परिवेश में। तो बीजेपी में नेता अलग अलग नहीं होते, उनका सिद्धांत होता है, उनका नीति एक होता है, और अंतर्मन से वो एक दूसरे के करीब होते हैं। ये कांग्रेस में है जो सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं, बीजेपी में सब कुछ नहीं होता। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में होने वाली है, और लगभग दिल्ली जाना भी आपका तय है। कैसे देखते हैं इस इंडिया नाम को? नहीं, क्या था कि इस गठबंधन के पहले था दो लोग, तेजस्वी जी और नीतीश जी, टहल रहे थे दर दर, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। तो लोग उनके कहते दो बेचारे बिना सहारे फिरते हैं मारे मारे। और अब तो ये दो बेचारों को कई बेचारों का साथ मिल गया है, और कई बेचारों में सनातन द्रोहियों का भी साथ मिल गया है। तो ये दर दर भटकेंगे, और भटकने के बाद फिर उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। इन सबका बड़ा कट्टर मुकाबला है, बीजेपी से नहीं है इनका मुकाबला। इनमें सपा का मुकाबला है कांग्रेस से, कांग्रेस का मुकाबला है आप से, आपका मुकाबला है तृणमूल से और पंजाब के अकाली दल और कांग्रेस से, और तृणमूल का मुकाबला है कम्युनिस्ट से और कांग्रेस से। ये सब आपस में भी लड़ेंगे, लड़कर अपने अस्तित्व को समाप्त करेंगे। बीजेपी से और मोदी जी से लड़ने की अभी हैसियत इन सब में किसी की नहीं है। एक तरफ पूरा देश जन्माष्टमी मना रहा है, दूसरी तरफ उदयनिधि स्टालिन और पीएम खड़गे सनातन धर्म को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? करुणानिधि जी ने भी किया था, करुणानिधि के बेटे स्टालिन ने भी किया था, और स्टालिन का बेटा उदय भी अपने अस्त होने के लिए सनातन संस्कृति को गाली दे रहा है, अपनी राजनीतिक यात्रा के अस्त होने का। और ये सब कांग्रेस के इशारे पे कर रहे हैं। इनका कांग्रेस से गठबंधन है, और कांग्रेस पहले से ही कहती आई कि राम सेतु है ही नहीं, काल्पनिक है, राम का जन्म ही नहीं हुआ, वो काल्पनिक है। ऐसी भाषा बोलने वाली जो कांग्रेस है, वो सनातन संस्कृति को एक होते नहीं देखना चाहती। जितना जाति का वो जहर बोया था लालू जी ने, नीतीश कुमार ने, ये कांग्रेस ने, ये सपा ने, वो सारा जहर जो था मोदी जी के लहर में खत्म होने लगा। वो लहर थी गरीब कल्याण योजनाएं, और गरीब कल्याण योजना के द्वारा जब सारे गरीबों को समान रूप से देखा गया, चाहे अपर कास्ट है, चाहे अनुसूचित है, चाहे पिछड़ा है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिया है, चाहे सुन्नी है, चाहे पसमंदा है, चाहे पठान है, सबको जब बराबर से राशन, बराबर से शौचालय, बराबर से मकान, बराबर से गैस कनेक्शन, ये सब मिलने लगे, तो जाति और संप्रदाय का बंधन टूट गया। रामपुर और आजमगढ़ जो अल्पसंख्यक डोमिनेटेड थे, वहां पे बीजेपी जीत गई, और भारी बहुमत से जीत गई। यानी जो गरीब तबके का अल्पसंख्यक था, उसने खुलकर बीजेपी को वोट दिया। अब यही बात इनको गवारा नहीं की, और उन्होंने सनातन धर्म को फिर से गाली देना शुरू कर दिया। ये इनका मंत्र है। इनकी जो राजनीतिक फसल है, वो सांप्रदायिकता की जहर से उसको सींचते हैं सब, लेकिन अब की सींचने के बाद उसमें सूखा पड़ेगा। और 2024 के चुनाव में इनकी फर्ज को जो कहते हैं ना कि ये टिड्डी दल चाट गया, इन्हीं के दल के जो कार्यकर्ता थे सनातन संस्कृति से गुस्सा होके वो इन्हीं को चाट जाएंगे। मैं कह सकता हूं कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, और अभी ये बगैर दूल्हे की बारात में
अब तो लोग हंसी में कहने लगे इसमें कई दूल्हे हैं साहब। तो दोनों तरफ खराब चीज़ें। अगर बगैर दूल्हे की बारात जाएगी तो भी उसको लौटार दिया जाता है, और अगर कई दूल्हे बारात लेके पहुंच जाए तो भी लौटार दिया जाता है। यानी 2024 में ये बारात जो राजनीतिक मंतव्यों को लेकर बनी हुई बारात है गठबंधन की, इसका जनता द्वारा लौटाया जाना तय है। अटल जी के लखनऊ में सबसे करीबी आप माने जाते थे, आखिरी सभा भी उन्होंने आपके लिए करी थी, उस पल को कैसे याद करते हैं? याद आती है? अटल जी हर पल याद आते हैं। ये लखनऊ अटल का है, अटल लखनऊ के हैं। अटल जी कण-कण में व्याप्त हैं और अंतर मन में भी लोगों के व्याप्त हैं। और उस सभा में वो 104 बुखार था। मुझसे वादा किया था कि मैं आऊँगा। धीरे धीरे चढ़ने के बाद वो लोकसभा के सदस्य थे और नगर निगम के लिए यानी मेरे लिए वोट मांगना था। उन्होंने लोगों से चिल्लाकर पूछा ये कुर्ता कैसा लग रहा है? उनका अच्छा लग रहा है। कहने अगर पैजामा ना पहनूं तो लोग बोले बहुत खराब लगेगा। अटल जी ने एक ही वाक्य कहा कि कुर्ता को अच्छा लगने के लिए पैजामा चाहिए। लोकसभा में मैं हूं, कुर्ता मेरे पास है, पैजामा मुझे नगर निगम यानी दिनेश शर्मा चाहिए। पैजामा दोगे? लोगों ने कहा देंगे। और दूसरे दिन से मैं कहीं भी जाऊं तो लोग कहते साहब अटल जी ने तो पैजामा मांग लिया, आप तो अटल जी का पैजामा हो। और मैं चुनाव जीत गया 2006 का। 2012 के चुनाव में फिर मैंने किसी की सभा नहीं लगवाई क्योंकि अटल जी बीमार थे, और केवल अटल जी का स्मरण करके चुनाव लड़ा और वो एक रिकॉर्ड वोटों से जीता। मैं कह सकता हूँ अटल अटल थे। अटल का कोई दूसरा अटल नहीं हो सकता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आपका निमंत्रण मिला था आपको, दूसरे योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आपको जगह नहीं मिली, तो क्या सेंधमारी की कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से? मेरे से बीजेपी के कार्यकर्ता के बारे में कोई सेंधमारी का कल्पना करे तो वो मूर्ख कहलाएगा। अगर कोई सोचता है ऐसा, जिसका जन्म तब हुआ जहां पर जनसंघ के मूर्धन्य निमंत्रण मिला था आपको? देखिए, निमंत्रण किसी को आप भेज दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निमंत्रण स्वीकार करने वाला कौन है? निमंत्रण देने के लिए अखबार में मैंने पढ़ा था कि निमंत्रण दिया गया है, लेकिन जिसके कण-कण में बीजेपी व्याप्त है, कण-कण में संघ व्याप्त है, उसके आमंत्रणों का प्रभाव क्या हो सकता है? देखिए, व्यक्तिगत शादी का निमंत्रण का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। अगर राहुल जी की शादी का निमंत्रण आएगा तो जाऊंगा मैं। अब वो होगी कि नहीं होगी ये नहीं पता मुझे, लेकिन वो निमंत्रण कौन सा आया मुझे नहीं पता। मैं ये कह सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का था, हूं, और भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष बढ़े इसके लिए प्रयत्नशील हमेशा रहा। आखिरी सवाल, विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, 2024 में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? वो अपने आप में चुनौती है एक दूसरे के लिए, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। मैंने पहले कहा ना, कांग्रेस के लिए आप चुनौती है, आपके लिए अकाली दल चुनौती है, तृणमूल के लिए कम्युनिस्ट चुनौती है, और तमिलनाडु के विभिन्न करुणानिधि के जितने विरोधी हैं वो एक दूसरे के लिए, कांग्रेस सहित सब एक दूसरे के विरोधी हैं, उनको आपस में चुनौती है। बीजेपी को किसी से चुनौती नहीं है। तो ये थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि विपक्ष अपने आप में चुनौती है और अटल जी हमेशा याद आएंगे और उनके हर पल को हम हर दम याद करते हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।